गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सर फ्रॉम सुपर सक्सेस एकेडमी ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग चैप्टर बिजनेस का चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रबंध के सिद्धांत। चैप्टर से रिलेटेड कुछ काम की बातें आप लोग समझ लो। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चैप्टर है जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं। जैसे प्रबंध के सिद्धांत ही है तो सिद्धांतों से आशय, उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति, महत्व, विशेषताएं, सिद्धांत। ठीक, सबसे आखिरी में जाके हम लोग क्या करते हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं। अभी जो चैप्टर है हम लोगों को उल्टा चलना है इसमें। ठीक, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जब भी चैप्टर ये पढ़ो, रिवर्स में चैप्टर बैक से जाके चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रबंध के सिद्धांत होते क्या हैं, उसके बाद ही फिर स्टार्टिंग से पढ़ना कि प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति क्या है, प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता क्या है, उसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम एक एक करके प्रबंध के सिद्धांत देख रहे हैं। दो लोग बड़े फेमस हुए प्रबंध के सिद्धांत में, एक तो हेनरी फ्योल और दूसरे F.W. टेलर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल का जो जन्म है वो 1841 में हुआ और मृत्यु 1925 में। अब ये लिखा क्यों है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक, एक एक मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में कभी कभार आ सकता है ये। उसके बाद में पेशा क्या था, ये खनन इंजीनियर थे। ठीक, उसके बाद लेखन सामग्री, लेखन में आपको क्या याद रखना है, 1916 में इन्होंने क्या किया, एक बुक लिखी और बुक का नाम क्या है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो आपको क्या करना है, इस बुक का नाम याद रखना है ताकि जब भी एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आए तो वो एक मार्क्स में आपको ये याद रहे। ठीक, उसके बाद हम लोग इधर बात कर रहे हैं हेनरी फ्योल जो है, हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए, 14 सिद्धांत दिए हैं जो काफी फेमस हुए हैं। एक एक करके सारे सिद्धांत को आपको ध्यान से देखना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले आपको प्रबंध के सिद्धांत में पहला सिद्धांत हेनरी फ्योल ने दिया, वो कौन सा था, कार्य आवंटन का सिद्धांत, या फिर हम लोग इसे बोलते हैं कार्य विभाजन का सिद्धांत। सर इसमें क्या होता है, कार्य आवंटन में हेनरी फ्योल ने ये माना था कि जब भी हम लोग कार्य को लोगों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, तो उस कार्य की क्या कर दी, बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है। मतलब हेनरी फ्योल के कार्य आवंटन के सिद्धांत में आपको क्या याद रखना है, जब भी आपको काम को क्या करना है, लोगों में क्या कर देना है, बंटवारा कर देना है, बांट देना है। और हेनरी फ्योल ने साथ में कार्य आवंटन के सिद्धांत में यह भी माना कि काम केवल लोगों में बांटना नहीं है, उसको उस बंदे की क्वालिटी के हिसाब से आपको काम को क्या करना है, डिवाइड करना है। मतलब जो बंदा जिस डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है या जिस बंदे को जिस डिपार्टमेंट का नॉलेज है अच्छा, उस बंदे को उसी डिपार्टमेंट का आपको काम देना है। उससे क्या होगा सर, उससे क्या होगा, जब हम इस सिद्धांत को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो क्या होगा, जिस बंदे को जो क्वालिटी रखता था उसको वही काम दिया तो वो अच्छे से काम करेगा, क्वालिटी बढ़ेगी, दक्षता से काम करेगा वो। ठीक, और जो संसाधन है उनका अच्छे से अच्छा उपयोग हो पाएगा। तो कार्य आवंटन के सिद्धांत में हमने क्या देखा, हेनरी फ्योल ने ये माना कि भाई काम को लोगों में क्या कर देना चाहिए, हम लोगों को बांट देना चाहिए। ठीक, और जिस बंदे में जिस काम को करने की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, और जो बंदा उस काम को करने में दक्ष है, सक्षम है और अनुभव रखता है, एक्सपीरियंस रखता है, तो उस बंदे को आपको क्या करना है, वही काम देना है। उसके बाद दूसरा था विशिष्टीकरण का सिद्धांत। सर इसमें क्या है, इस सिद्धांत में हेनरी फ्योल ने ये माना कि भाई काम को आपको क्या करना है, जिस बंदे को जो क्वालिटी का काम है उस बंदे को उसी क्वालिटी के काम को क्या कर देना है, दे देना है। उससे क्या होगा, टाइम निकलता जाएगा, वो बंदा अपने काम में क्या हो जाएगा, दक्ष बन जाएगा, कैपेबल बन जाएगा। उसके बाद तीसरा सिद्धांत क्या था, तीसरा सिद्धांत है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो हेनरी फ्योल ने सिद्धांत में क्या माना कि जो अधिकार हैं और उत्तरदायित्व, ये दोनों एक तराजू पे साथ साथ रखे होते हैं। मतलब जब भी हम किसी को काम कोई सौंपते हैं तो एक तरफ तो उसको अधिकार दिए जाते हैं और उसी के साथ साथ उसको क्या दिए जाते हैं, उत्तरदायित्व भी उत्तरदायित्व भी दिए जाएंगे और उतने के उतने ही उसे क्या दिए जाएंगे, अधिकार और पावर दिया जाएगा। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। क्या क्या पढ़ा हमने, एक तो अधिकार पढ़ा और दूसरा हमने क्या पढ़ा, उत्तरदायित्व। तो अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों साथ चलता है। हेनरी फ्योल ने ये माना था जब भी आप किसी को कोई उत्तरदायित्व दे रहे हो तो साथ में उसको निभाने के लिए उस बंदे को क्या करो, आप उतने पावर भी दो और उतने अधिकार भी दो।
तभी जाके काम हो पाएगा। सर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, ऐसा नहीं किया तो देखो क्या होगा। यदि आपने ये ना तो कम होगा और ना ज्यादा, अधिकार यदि आपने ज्यादा दे दिए और उत्तरदायित्व भार उसको कम दिए तो अधिकारों का गलत उपयोग करेगा वो, ठीक। और यदि उत्तरदायित्व ज्यादा दे दिए और अधिकार आपने उसको क्या किए, कम दिए, तो फिर क्या होगा, फिर वो उस अधिकार जो उत्तरदायित्व है उस उत्तरदायित्व को वो पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि भार आपने ज्यादा दे दिया और उसको बदले में उतनी पावर आपने, उतने अधिकार उसको कम दिए हैं, ठीक। उसके बाद अनुशासन का सिद्धांत, फोर्थ नंबर का सिद्धांत है। हेनरी फ्योल ने अपने सिद्धांत में ये माना था कि जब भी हम लोग किसी संगठन में या किसी व्यावसायिक संगठन में कोई काम करवा रहे हो आप, तो वहां पर क्या होगा, अनुशासन बनाए रखना पड़ेगा। और हेनरी फ्योल ने ये माना था अनुशासन बनाने के लिए आप व्यवसाय में जो पुराने लोग हैं, जो काम करने वाले पुराने कर्मचारी हैं, उन लोगों को व्यापार से आपको निकालना नहीं है, उन्हीं को बने रखना है। मतलब जो पुराने लोग होते हैं वो थोड़े सख्त नेचर के होते हैं, वो क्या होता है बिजनेस को अपना मान के चलते हैं और प्रॉपर तरीके से उसके लिए काम करते हैं, और उन्हीं की वजह से व्यवसाय संगठन के अंदर एक हम लोग अनुशासन को बना सकते हैं, ठीक। इसीलिए हेनरी फ्योल ने भी ये माना था कि पुराने लोगों को व्यवसाय के अंदर आपको रखना है। उसके बाद में तीसरा कौन सा है, आदेश की एकता, और ये दोनों साथ साथ आपको याद रखना है, आदेश की एकता और दूसरा निर्देश की एकता। तो यहाँ आदेश और निर्देश, तो आदेश की एकता के सिद्धांत में हेनरी फ्योल ने ये माना था कि आदेश देने वाला मतलब ऑर्डर देने वाला बंदा कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए। कौन होना चाहिए, एक। तो आदेश देने वाला बंदा कौन होना चाहिए, एक। सर ज्यादा लोग हुए तो क्या होगा, एक ही बंदे के प्रति वो जवाबदेह बंदा रहना चाहिए। वो कब होगा, जब आदेश की एकता होगी। यदि आदेश की एकता का सिद्धांत नहीं लगता, मतलब ऑर्डर दो लोग दे रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो बंदा इंस्ट्रक्शन, वो बंदा ये नहीं समझ पाएगा कि मैं किसकी बात को फॉलो करूं। तो इसीलिए क्या होगा, आदेश देने वाला जो बंदा है वो कौन होना चाहिए, एक होना चाहिए। दूसरा है निर्देश देने वाला, मतलब दिशा दिखाने वाला, इशारा करने वाला, वो कैसा, कौन होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। सर मतलब क्या है, मतलब ये है एक पूरे व्यावसायिक संगठन है, जैसे मान लो कंपनी है कोई, उस कंपनी में कई सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे टॉप, मिडिल और लोअर। तो तीनों हर एक में एम्प्लॉय बैठा हुआ है, ठीक। तो हर एक के ऊपर भी एक बंदा बैठा है और उसके नीचे जो है अधीनस्थ बैठे हुए हैं, तो काम करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके जो नीचे लोग काम करते हैं। तो जो नीचे काम करने वाले होते हैं, ठीक, तो उन लोगों को ऊपर वाले से इंस्ट्रक्शन मिल रहा है तो एक ही बंदे से मिलना चाहिए, मतलब ऑर्डर देने वाला, आदेश देने वाला बंदा कौन होना चाहिए, एक। यदि एक से ज्यादा लोगों ने आदेश दिया है तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसको फॉलो करूं, किसके लिए काम करूं और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहूं, मतलब जवाब दे। तो आदेश देने वाला बंदा एक होना चाहिए और निर्देश भी क्या होना चाहिए, एक। निर्देश मतलब सर पूरी कंपनी का एक ही टारगेट होना चाहिए। जैसे हम लोगों को 10 लाख का एक साल में गुड्स को क्या कर देना है, बेच देना है, तो इनका एक साल में 10 लाख का क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। तो सारी कंपनी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, मतलब एक ही दिशा होनी चाहिए सारी कंपनी की, ठीक। तो आदेश बंदा एक होना चाहिए देने वाला, और निर्देश मतलब पूरे जो निर्देश है पूरी कंपनी का या पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन संगठन का एक ही टारगेट होना चाहिए, सारी कंपनी एक ही दिशा की तरफ मूव कर रही हो, ठीक। यदि अलग अलग टारगेट होते हैं तो चारों दिशाओं में बिजनेस घूमेगा, तो इसलिए आदेश एक और निर्देश भी कैसा होना चाहिए, एक। उसके बाद यहाँ पर 7th है सामान्य हितों को वरीयता, वरीयता देना। सामान्य हित मतलब क्या होता है सर, तो पहले आपको सामान्य हित समझना पड़ेगा। क्या होता है, एक होता है व्यक्तिगत हित और एक होता है सामान्य हित। तो व्यक्तिगत हित और सामान्य हित में आपको वरीयता किसको देना चाहिए, मतलब रैंक में पहले नंबर पे किसको रखना है, आपको सामान्य सिद्धांत को पहले नंबर पे रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि क्या होता है जैसे बिजनेस है, तो बिजनेस के अंदर क्या होगा, बिजनेस का जो हित होता है, ठीक, वो होता है कौन सा हित, सामान्य हित। और जो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेसमैन का घर का कोई हित है, घर का काम है, तो उसको हम बोलेंगे कौन सा, व्यक्तिगत हित। तो सामान्य हित और व्यक्तिगत हित के स्थान पर जब ये दोनों चीजें सामने आके खड़ी हो जाएं बिजनेसमैन के या एम्प्लॉय के, काम करने वाले बंदे के सामने, तो व्यक्तिगत हित को उसको एक तरफ रख देना चाहिए और सामान्य हित जो होगा उस हित को आगे बढ़ जाना चाहिए।
ठीक, ऐसा होता है हम कई सारी जगह बड़ा यूज करते रहते हैं इसको। क्या होता है हम कहीं पर जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, वर्क कर रहे हैं हम, तो क्या होता है हमारा पर्सनल चीजें सामने आ जाती हैं। हम क्या करते हैं उनको देखने के चक्कर में, उनको आगे बढ़ाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, हमारा सामान्य हित जो जिस बिजनेस में हम काम करते हैं उसके हित को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक, तो ये चीजें आपकी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं स्टूडेंट को एग्जाम्पल दूं, पता चल रहा है कि हम स्कूल कोचिंग जाने वाले हैं और उसी टाइम में हमारा कोई फ्रेंड बोलता है कि चलो आज तो घूमने चलते हैं भाई। ठीक, या फिर घर का ही कोई काम आ जाता है, फ्रेंड को आप एक तरफ भी रख दो, घर का ही कोई काम आपको आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका मेन काम है जनरल इंटरेस्ट मतलब सामान्य हित, उसको सामने रखना है और उसी में आगे बढ़ना है। व्यक्तिगत हित को आपको क्या कर देना है, एक तरफ रख देना है। तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगी यहाँ पर। इसकी वजह से बिजनेस को नुकसान हो जाता है यदि हम इस सिद्धांत को यूज नहीं करते हैं। कई बार हम लोग अननेसेसरी छुट्टियां ले लेते हैं बिजनेस से। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि हमें पर्सनल हित को साधना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें व्यक्तिगत हित को एक तरफ रखना है और सामान्य हित को सामने रखना है। पारिश्रमिक का सिद्धांत बहुत जरूरी है। रुपया पैसा रोकड़ा बहुत जरूरी होता है, बिना पैसे के कुछ नहीं है। यहाँ पर पारिश्रमिक का सिद्धांत ये कहता है जो भी बंदा आपके संगठन में काम करता है तो उसको उचित आपको मजदूरी देना है या उचित उसको वेतन देना है। क्योंकि यदि आप उसको उचित मतलब ना ज्यादा होना चाहिए और ना कम होना चाहिए। ज्यादा हुआ तो बिजनेस को लॉस होगा, नुकसान होगा, वो बंदा इतना काम करेगा नहीं, है कि नहीं। और कम हुआ तो बिजनेस को छोड़ के चला जाएगा तो क्या होगा सर, फिर बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए आपको पारिश्रमिक के सिद्धांत को क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो हेनरी फ्योल ने ये माना था कि जो बंदा अच्छे से काम कर रहा है उसको रोकड़ा पैसा ज्यादा दो, और जो बंदा काम थोड़ा करने में दक्ष कम है, अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो फिर उसको थोड़ा पैसा कम करके दो। सोपान श्रृंखला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सोपान श्रृंखला का सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत ये कहता है कि प्रबंध में 3 स्तर हैं। ठीक, एक तो प्रबंध में क्या होता है, उच्च स्तर होता है, एक मध्य स्तर होता है और एक क्या होता है, निम्न स्तर होता है। तो जब भी उच्च स्तर से, ठीक, जब भी उच्च स्तर से कोई भी नियम या कोई इंस्ट्रक्शन आता है, नीचे की तरफ कोई निर्देश आता है, तो उसको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ वो आएगा। ऐसा नहीं होगा कि यही बंदा डायरेक्ट आके यहाँ खड़ा हो जाएगा, ये नहीं हो। सोपान श्रृंखला में एक श्रृंखला, एक कड़ी के रूप में कार्य किया जाता है। हेनरी फ्योल ने सिद्धांत में ये माना था कि भाई जब भी संस्था संगठन के अंदर कोई काम हो रहा है तो कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, कोई नियम नीचे तक ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो नियम स्टेप बाय स्टेप नीचे तक जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी उच्च स्तर का बंदा नीचे जाके खड़ा हो जाए और उनको इंस्ट्रक्शन दे, ये चीज नहीं होगी। और नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनको यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजें नीचे जाएंगी। पहले तो आप इधर भी है याद रखना, नीचे यदि किसी को प्रॉब्लम होती, काम करने वाले लोग, तो वो स्टेप बाय स्टेप कोई भी प्रॉब्लम उनको होती है तो वो प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी। ये नहीं होगा कि जो लास्ट लेवल में बंदा बैठा है निम्न स्तर में, वो सीधा ऊपर पहुंच जाए जाके, है कि नहीं, और वहां पर जाकर उसको बोले कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट के बंदे की प्रॉब्लम को सॉल्व ये नहीं कर सकता। ये इस लास्ट बंदे से कौन कनेक्ट है, इसके ऊपर वाला कनेक्ट है। तो ये बंदा अपने दुखड़े किसको सुनाएगा, ये बंदा अपने दुखड़े अपने ऊपर वाले को ही सुनाएगा। ठीक, और ऊपर वाला कौन है, ये जो बैठा हुआ है, ठीक, उसी को ही सुनाएगा। अब ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ये नहीं होता, ये लोग अपने ऊपर वाले को बोलेंगे और ऊपर वाला अपने ऊपर वाले को अपनी कोई भी प्रॉब्लम होगी, परेशानी, दुख दुविधा, टेंशन, संकट, गिले शिकवे, घने बादल अपने ऊपर वाले को बताएंगे। तो आपको ये बातें याद रखना है। ठीक है, सोपान श्रृंखला में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं। ठीक, और क्रॉसिंग वाला सिस्टम नहीं चलता कि एक बंदा यहाँ खड़ा है, यहाँ का वहां खड़ा है, ये चीजें नहीं होंगी यहाँ पर एक सिस्टम से काम होता है। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ देख रहे हैं व्यवस्था का सिद्धांत। व्यवस्था के सिद्धांत को हम लोग ऑर्डर का सिद्धांत भी बोलते हैं। सर ऑर्डर क्या होता है, व्यक्ति वस्तु का जो ऑर्डर है, व्यवस्था है, वो एक इसका स्थान एक प्रॉपर होना चाहिए, तो ही हम लोग ये मानेंगे कि भाई यहाँ पर कि मैनेजमेंट आपका प्रबंध अच्छा चल रहा है। ठीक, जैसे सर, जैसे मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमारा फैक्ट्री वर्क होता है, यहाँ पर कच्चा माल रखा हुआ है, मशीन 10 कदम दूर जाके उधर रखी हुई है,
कच्चा माल भरकर यहाँ से आता है, कच्चा माल उठाता है और 10 कदम चलता है और मशीन में प्रोडक्ट को डालता है, तब जाके वो कच्चा माल डालता है, तब जाके वो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे हुआ क्या गड़बड़, 10 वर्कर बीच में काम कर रहे हैं। तो ये गड़बड़ कहाँ हो रहा है कि भाई आपका जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, वो इस जगह रखा है, 10 कदम दूर मशीन है। तो कुछ ऐसी व्यवस्था या ऐसा मैनेजमेंट करा जाता है कि भाई या तो मशीन को उठा के यहाँ रख दो या फिर कच्चे माल को उठा के वहां रख दो मशीन के पास जहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट है, जहाँ बनता है। तो उससे क्या होगा, जो 10 वर्कर काम कर रहे हैं उसकी जगह आपको केवल 5 वर्कर से ही काम चला लेना है। 5 वर्कर को आप भगा दो घर, उससे 5 वर्कर की आपकी जो है मजदूरी बच जाएगी। तो ये सिद्धांत टूट जाता है, तो ये नाटक होता है। यदि व्यवस्था का सिद्धांत सही है, व्यवस्था मतलब कोई वस्तु व्यक्ति एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक जगह, एक फिक्स टाइम पे जिस जगह पाया जाना चाहिए, क्या उसी जगह है? क्या सबकी एक प्रॉपर जगह है? क्या प्रॉपर जगह है? क्या वो सारी चीजें प्रॉपर जगह पाई जाती हैं ये और हैं क्या? और यदि होती हैं तो हम मानेंगे कि व्यवस्था का सिद्धांत कैसा चल रहा है, अच्छा। और यदि नहीं है तो फिर ये लॉस होता है, 10 वर्कर को पेमेंट करना पड़ रहा है। तो वहां ऑर्डर गलत हुआ, मतलब व्यवस्था का सिद्धांत गड़बड़ाया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति वस्तु सब प्रॉपर प्लेस। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा, समता। समता का सिद्धांत क्या कहता है? समता का सिद्धांत ये कहता है जब भी बिजनेस में क्या होता है, अलग अलग लेवल में आप काम करते हो, सबके पद क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई ऊपर पद पे बैठा है, कोई नीचे, तो सबको आपको बराबर मान के चलना है। किसी को भी आपको कोई ऊंच नीच वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, सबको बराबर मान के आपको चलना है। तो हेनरी फ्योल ने यहाँ पर यह माना कि समता केवल जो सिद्धांत है, वो असमताएं कहाँ पाई जाती हैं, केवल पद पे नहीं पाई जाती। बिजनेस में क्या होता है, रूप रंग की, कोई छोटा है, मोटा है, लंबा है, नाटा है, कुछ भी है, कोई गोरा है, काला है, धर्म में बांट दिया जाता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। तो इस तरीके से भी हम लोग अलग तरीके से बिजनेस में ट्रीटमेंट करते हैं। ये चीजें नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, समता का सिद्धांत लगाना है, मतलब सब लोगों को क्या करना है, बराबर बराबर मान के उनके साथ व्यवहार करना है। सर इससे क्या होगा, ये भी कोई सिद्धांत है क्या? सर देखो, इससे चमत्कार होगा। सब लोग बराबर मान के चलेंगे एक दूसरे को, तो एक दूसरे के सहयोग की भावना होगी, तो बिजनेस के अंदर अच्छे से काम होगा। ठीक, खींचातानी बिजनेस के अंदर नहीं चलेगी। ठीक, इसीलिए हेनरी फ्योल ने अपने सिद्धांत में ये माना कि भाई आपको सबको बराबर मान के चल। दूसरा है यहाँ पर स्थायित्व का सिद्धांत। नाम से ही काम हो रहा है भाई। स्थायित्व का सिद्धांत क्या है, जब भी आप बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो, तो जो बिजनेस है, बिजनेस में जो एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, उनको आप बना के रखना है। पुराने लोग जो होते हैं बिजनेस के अंदर संपत्ति का काम करते हैं, ठीक, एसेट का काम करते हैं, वो संपत्ति होते हैं हमारे बिजनेस के, जो पुराने एम्प्लॉय होते हैं। तो इसीलिए आपको हेनरी फ्योल ने सिद्धांत में ये बोला, माना गया कि भाई स्थायित्व रखना है। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भगाना नहीं है, उनको बिजनेस के ही अंदर उनको रखना है, और यदि जाते हैं तो कोशिश करना है उनको रोक सके, क्योंकि वो जो कर्मचारी होते हैं वो ही व्यवसाय के अंदर जो है एक प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे अनुशासन का काम भी वही करते हैं, वो बिजनेस को अपना मान के चलते हैं, उनसे नुकसान की संभावना ज्यादा नहीं रहती, अनुभव हो चुका होता है उन लोगों को। वो हमारे बिजनेस के लिए 10,000 का बंदा था, वो 20,000 का बंदा होता है। इसीलिए क्या होता है, हम लोग पुराने लोगों को नहीं छोड़ सकते, तो हेनरी, या छोड़ना नहीं चाहिए। तो हेनरी फ्योल ने अपने सिद्धांत में ये माना था कि काम करने में क्या होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए। जो भी बंदा काम कर रहा है उसको आपको छोड़ना नहीं है, लंबे टाइम तक उसको व्यापार के अंदर रखना है। उसके बाद पहल का सिद्धांत। पहल को इंग्लिश में इनिशिएटिव बोलते हैं, मतलब जब जो भी बंदा काम कर रहा है, यदि वो अच्छा काम करता है तो थोड़ा सा उसका पीठ थपथपा दो, अरे भाई ये बंदा अच्छे से काम कर रहा है, थोड़ी तारीफ कर दो, उसको मोटिवेट कर दो, थोड़ी तारीफ कर दो लोगों में। सर उससे क्या होगा? सर ये भी कोई सिद्धांत है क्या? हाँ भाई, इससे बाकी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनमें अंदर भावना आएगी कि वो बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से काम करें। ठीक, उनके काम की तारीफ उन्हीं को दे देना ही होता है पहल का सिद्धांत। मतलब बंदा काम कर रहा है, उसके काम की तारीफ को उसी को दे देना कि भाई इसी बंदे ने, ये बंदे ने ही काम किया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, पहल का सिद्धांत। दूसरा है समूह भावना का। इसको अंग्रेजी में टीम स्पिरिट बोला जाता है। टीम स्पिरिट मतलब होता है समूह भावना। सर ये क्या होता है? सर समूह भावना के सिद्धांत में हेनरी फ्योल ने ये माना कि एक को दूसरे से कनेक्ट होता है ये, इसीलिए क्या होता है, लोगों को इस तरीके से बिजनेस के अंदर काम करना चाहिए, टीम भावना से करना चाहिए। सर टीम भावना क्या होता है? एक बंदा दूसरे को सपोर्ट करे। यदि एक जैसे अलग अलग विभाग होते हैं,
क्रय विभाग, विक्रय विभाग, विपणन विभाग, तो हर विभाग को एक दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे वित्त विभाग पे कौन डिपेंड है, ये जो अपना प्रोडक्शन विभाग जो बनाता है, उत्पादन विभाग, वो क्या करता है, पैसा लाएगा वित्त विभाग से, और उत्पादन विभाग वाला कच्चा माल खरीद के प्रोडक्ट को क्या करेगा, बांट देगा, ठीक, सॉरी प्रोडक्ट को क्या करेगा, बनाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, एक बंदे को दूसरे पे डिपेंड है, उत्पादन वाला उसको बनाता है, देन उसके बाद में क्या होता है, बनाने के बाद में वो आगे बढ़ जाता है, विक्रय वाला उसको बेचता है, ठीक। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। तो एक विभाग दूसरे विभाग पर क्या है, डिपेंड है। तो ऐसे क्या होता है, यहाँ पर समूह भावना से ही काम हो सकता है। तो व्यवसाय के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, समूह भावना का सिद्धांत लगाना पड़ेगा, मतलब सबको एक दूसरे से कनेक्ट रह के काम करना पड़ेगा, एक दूसरे डिपेंड है, तो उनके सहयोग की भावना भी उनको रखना पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा, चैप्टर को थोड़ा समझना। ये चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, इसमें स्टार्टिंग से हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसमें हमने लास्ट से स्टार्ट करा है, प्रबंध के सिद्धांत से, ठीक। तो पहले सिद्धांतों को समझो, फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वीडियो, थर्ड, फोर्थ वीडियो में क्या करेंगे, सिद्धांतों को अच्छे से समझ के फिर आएंगे हम चैप्टर की स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में हम क्या पढ़ेंगे, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता, प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व, ये सब चीजें पढ़ेंगे। मैन आपको पहले समझना पड़ेगा कि प्रबंध के सिद्धांत होते क्या है। जब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं, तब तक प्रबंध के सिद्धांत का ना तो महत्व समझ सकते अच्छे से दिल से, आत्मा से, और ना ही हम लोग उसका विशेषताएं समझ सकते दिल से और आत्मा से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट।